खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से आज खिताब में सैलाब मुतासरीन का मुकदमा पेश करेंगे। मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और फलस्तीन के मामलात पर भी इजहार ख्याल करेंगे। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इखलास, हमदर्दी लाजवाब, सिफारतकारी बेमिसाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली में तारीखी खिताब करेंगे। दुनिया को सैलाब की सूरत हाल पर आगाह करेंगे। मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और फलस्तीन के मामलात पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज जापान और बेल्जियम के वज़राए आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें की। उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस के दौरे पाकिस्तान और मुतासरीन के साथ यकजहती को सराहा। आलमी बरादरी की तवज्जो नुकसानात की जाने मबजूल कराने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स से भी मुलाकात की, जिसमें इंसदादे पोलियो मुहिम और सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज के रोकथाम पर गुफ्तगू हुई। तस्वीरी नुमाइश के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने मुतासरीन का मुकदमा पेश किया। तबाही इतनी ज़्यादा है, चाहे वो घर हो, यानी तकरीबन 10 लाख घर तबाह हो गए। 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल वो तबाह हो गई, जिसमें कॉटन है, चावल है और दूसरी फसलें। तो ये तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को अभी तक ये अंदाजा है, इससे भी बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दुनिया को भी पाकिस्तान की इमदाद के लिए आगे आना होगा। सैलाब के बाइस कर्जों की वसूली मुअत्तल की जाए, वरना हमारा फिर से खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। IMF से मुआहिदा बहुत सख्त है, रिलीफ ना मिला तो मईशत को बहाल करना मुहाल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मकबूजा कश्मीर पर मुज़ाकरात की शर्त पर भारत के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। पाकिस्तान की मईशत मुश्किल में है, दुनिया को रिलीफ देना होगा। अमीर मुल्कों का कर्जों में सहूलत देनी होगी। अगले 2 महीने कर्जों की जिम्मेदारी का बोझ रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब से पाकिस्तान में बड़ी तबाही आई है, मुल्क का 1/3 डूब गया, दुनिया मदद करे। शहबाज शरीफ ने बताया कि यूरोपीय रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली में गैर मामूली किरदार अदा करें। इसके बगैर दुनिया हमसे ये तवक्को कैसे रख सकती है कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। The world has to stand by us. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से इंतहाई सख्त मुआहिदा किया है। पेट्रोलियम और बिजली पर टैक्स में इजाफा इस मुआहिदे में शामिल है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वतन वापसी की राह हमवार हो गई है। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीगी रहनुमा के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान वापसी पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वारंट की मनसूखी का मामला इसहाक डार की वापसी पर देखा जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सरेंडर का मौका दे दिया है। इस्लामाबाद से इसी पर देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 7 अक्टूबर तक दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, फिलहाल वारंट मुअत्तल कर रहे हैं। इसहाक डार 7 अक्टूबर तक सरेंडर कर सकते हैं। इनके वापस आने पर वारंट मुकम्मल मनसूख करने का मामला देखेंगे। अदालत ने नैब को वतन वापसी पर इसहाक डार को गिरफ्तार करने से रोक दिया। केस की मजीद समाअत 7 अक्टूबर को होगी। वकील कासिम मिसबा ने अपने दलाइल में अदालत को यकीन दिलाया था कि इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे अदालत में पेश हो जाएंगे, वारंट मनसूख किए जाएं। नैब ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस 8 सितम्बर 2017 को दायर किया था। 27 सितम्बर 2017 को इन पर फर्द जुर्म आयद हुई और 11 दिसम्बर को इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। एहतसाब अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर इनके दायमी वारंट जारी कर रखे थे। IMF से बातचीत हमेशा मुस्बत रही। वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पुरुमीद कहते हैं, पेट्रोल आलमी मार्केट में कम हुआ तो आवाम को रिलीफ देंगे, अगर कीमतें कम ना हुई तो हम भी कम नहीं करेंगे।
IMF से जब भी मैं मिला हूँ और जो बातचीत हुई है उससे अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है। आप आज देख लीजिए कि श्रीलंका में क्या हाल है। ये पाकिस्तानी फ्लड के बावजूद भी श्रीलंका का हाल हमसे बुरा है। वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलता है, वहाँ पे खाना नहीं बन सकता है क्योंकि कुकिंग गैस जिसको LPG हम कहते हैं वो नहीं मिलती। तो हमने पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट से बचाया है। जब आपने मुझे ये कलमदान दिया था तो $10 बिलियन दिए थे और कहा था कि 35 बिलियन का खर्चा है। तो वहाँ से IMF के साथ बात करना नागुज़ीर थी और IMF की कंडीशंस में मानना नागुज़ीर थी। मीटिंगें प्राइम मिनिस्टर साहब की हुई हैं, स्पेन के वज़ीर आज़म से, फ्रांस के सदर से, ऑस्ट्रिया के चांसलर से, आज जापान के वज़ीर आज़म से होगी, दीगर वज़राए आज़म से हुई हैं, अमरीकी हुकाम से हुई है, दीगर से। तो आई थिंक उससे बड़ी अच्छी इंशाअल्लाह ताला एक पाकिस्तान के लिए मुस्बत कोई चीज़ निकल के आएगी। आवाम ये समझे कि कुछ महीने तक पेट्रोल की प्राइसेस जितनी है उतनी ही रहेंगी या कम हो जाएंगी, कोई बम नहीं गिर। भाई पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो आप OPEC से और इंटरनेशनल मार्केट से पूछें, वो ब्रांड की प्राइस पे नहीं बदलेगा तो ओगरा जो है हमारे पाकिस्तान की पेट्रोल की प्राइस नहीं बदलेगा। अदरवाइज़ तो मतलब हुकूमत वही प्राइस पास ऑन करती है। हुकूमत नुकसान करके प्राइस पास ऑन नहीं कर सकती, ये आपको पता है। और पल में तोला पल में माशा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खातून जज को धमकाने पर अदालत में माफी मांगी। बाहर आकर वफाकी वजीर को धमकाने लगे, बोले राना सनाउल्लाह तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 25 मई को तो हम तैयार नहीं थे लेकिन इस मरतबा पूरी तैयारी से आएंगे। ये ना समझे कि सिर्फ वो पत्थर के बुतों को पूजा करना शिर्क है। जब एक इंसान अपने ज़मीर का सौदा करता है और जो सबसे खौफनाक बुत खौफ का बुत, जब वो खौफ के बुत के सामने झुक के राय हक से उतरता है, मेरी नजर में वो शिर्क है। इन्होंने अपनी चोरी बचा ली थी और दूसरा इन्होंने जो बाहर आका जो इनको लेके आए उनके मुताबिक पाकिस्तान को चलाना था। जो बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलव्विस थे खुद ही कानून बना के खुद ही अपने आप को करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं और लोगों को महंगाई के समुंदर में डूबते जा रहे हैं लोग। 50 साल के बाद इतनी महंगाई है और महंगाई बढ़ती जा रही है। हफ्ते को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपने पूरा जोर लगाना है। मैं उसके बाद फैसला करूंगा कि किस दिन मैंने कॉल देनी है। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी, जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की। डीजल ने 2 धरने दिए, काम पे टांगने वाली बिलावल ने उसने 1 धरना दिया। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। यहाँ अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे, तो फैसला मैं करूंगा। हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर ड्रोन शेलिंग करने की वार्निंग दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वफाक को पुलिस नफरी फराहम ना करने वाले सूबों के खिलाफ आइन के मुताबिक एक्शन होगा। आपने पुलिस मांगी है तो 2 सूबों में तो बराह रास्त उनकी हुकूमत है। अगर वो आपको पुलिस या अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाकी हमारे पास FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस है। सर ये बताएं कि ड्रोन कोई शेलिंग के लिए बिल्कुल हम वो सोच रहे हैं कि जो ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है तो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी खबर यह है कि इमरान खान पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से नाराज हैं। कहते हैं कि एस्टैब्लिश मुखालिफ मेरे बयानी को आगे लेकर चलते हैं, ना ही पार्टी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कज़ाफी बट। कज़ाफी, इमरान खान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, और इनका नाराज होना बनता भी है क्योंकि जिस तरह का उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवैया अपनाया हुआ है, उनके जो पार्टी के बाकी कायदीन है वो इसको इस तरीके से लेकर नहीं चल रहे हैं और इसकी नाराजगी का इजहार भी उन्होंने पार्टी कायदीन के ऊपर कर दिया है। लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर की जो मुलाकातें हुई हैं उन्होंने कहा कि मैं जो बात करता हूँ उसको लेकर कोई भी पार्टी रहनुमा आगे नहीं चलता। सिर्फ एक शख्स है जो सिर्फ इस तमाम मामला के ऊपर खेलता है और रीट्वीट करना भी पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उनके बयानात हैं उनको फॉलो करें और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आगे चले। जबकि उन पर यह भी वाजे किया गया है कि ज्यादा जारहाना रवैया जो है इंतखाबात में नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका कज़ाफी बट। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद में मुबीना तौर पर शोहर के हाथों खातून का कत्ल, वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं जाहिद गशकोरी से। तो बताइएगा क्या है ये तमाम तर मामला? देखिए, इस्लामाबाद के इलाके में जो पुलिस राय से खबर आ रही है एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है
पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अयाज अमीर, उसकी बहू का कत्ल हुआ है। ये एक चक शहजाद का इलाका है, वहाँ पर फार्म हाउस है। जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं इस्लामाबाद पुलिस से, उससे हमें बताया जा रहा है कि शाहनवाज जो उनके बेटे हैं, मुबैना तौर पर उन्होंने अपनी बीवी सारा शाहनवाज का कत्ल किया। पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इब्तदाई इतलात में ये बताया जा रहा है कि रात को इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था। अर्ली इन द मॉर्निंग जो अभी इतलात सामने आई हैं उसका मर्डर हुआ है। पुलिस ने डेड बॉडी कवर की है और साथ ही सीनियर पुलिस अफसरान जो हैं और दूसरी फोरेंसिक टीमें हैं मौका पर मौजूद हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ब्रेकिंग स्टोरी है कि अयाज अमीर की फैमिली से बात करें कि उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है जो पुलिस ने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट जारी की है डेड बॉडी रिकवर करने के बाद, और शाहनवाज को अपनी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ जारी है। ठीक है, शाहनवाज को हिरासत में लिया गया है और पूछगछ भी जारी है, बॉडी भी रिकवर करा ली गई है। तो चक शहजाद में सीनियर सहाफ़ी की बहू का कत्ल हुआ है। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज नामी शख्स ने मुबैना तौर पर अहलिया को कत्ल किया। पुलिस के सीनियर अफसरान और फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद है और पुलिस के मुताबिक कत्ल की तफ्तीश जारी है। बॉडी रिकवर कर ली गई है, हकाइक सामने लाए जाएंगे, इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब आपका। और अभी ये खबर कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अमीर मकाम खान का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहते हैं कि खातून जज के खिलाफ जिन अल्फाज पर इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए थी उस पर उन्हें शाबाश मिली है। बिलियन ट्री से तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग से अदलिया की तस्दीक तक जुर्म साबित हो गया है, मगर इसके बावजूद मुल्क में एक कानून न होने की वजह से कोई भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान के तर्ज अमल पर सोचना चाहिए। उन्होंने एतराफ़ किया कि हुकूमत लेने से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ। वज़ीरिस्तान स्वात में अवाम सिक्योरिटी मामलात पर फिक्रमंद है। इन इलाकों में अमन ही पहली तरजीह होनी चाहिए। समा के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद आसिम नसीर से उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। खान साहब, इमरान खान साहब ने बिलियन ट्री का मंसूबा बनाया, BRT मंसूबे बनाया और उन तमाम में जो है करप्शन सामने आई। आपकी हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? जो उसके खिलाफ रेफरेंसेस भेजे गए, उसके खिलाफ बिलियन ट्रीज, उसके खिलाफ वही BRT के मंसूबे, कई और मंसूबे, वही सुनामी, क्या क्या चीज़ें हज़ारों, मगर उसके खिलाफ एक्शन लेना तो एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, वो तो सबका काम है। इदारे जितने अदलिया की तरफ हम सारे देख रहे हैं। ये अल्फाज से अगर इससे 10 गुना किसी ने कम भी कहे अदलिया के बारे और कोर्ट अदालतों के बारे, जजेस के बारे, तो आपके सामने उनका क्या हशर हुआ। कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी उसमें घर चला गया कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए, मगर दूसरे जज के बारे आप कहते उसने इतनी गालियों तक और इंतहा तक और हद तक गया, और उसके साथ क्या हुआ कल आप देख रहे हैं कि कोई बात नहीं, मतलब है कि आपने उल्टा उसकी तारीफ की गई। ये उसका यू टर्न इमीडिएटली ले ले, ये नहीं करूँगा। एक टॉक शो में देख रहा था कि आर्मी चीफ को अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो कोई बात नहीं, नई हुकूमत आ जाए फिर नया लगाएगा। इस तरह बात अगर आप एक तरफ इतनी बातें करते हैं तो फिर किस तरह कह सकते हैं। उस दिन उसकी स्टेटमेंट देख ली कि अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह है, उसके साथ एक दफ़ा आप कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश ही है, मुझे निकाल दिया, और वो जितना झूठ बोलते कोई इसकी तह तक जाने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर रख दिया। हम अगर देखते हैं अदलिया की तरफ देखते हैं, हम अगर देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, ये बात जाहिर बात है, मैं कहूँ ना कहूँ एक रियलिटी है पाकिस्तान में। जो इंतखाबात होंगे नवाज शरीफ साहब आपकी जमात को लीड करेंगे और वो इक़्तिदार के हुमा को दोबारा अपने सर पर सजा बैठेंगे। मैं तो अब भी देख रहा हूँ हमारे पार्टी को लीड कर रहे हैं, हमारा कायद है, और वो जो भी फैसले करते हैं वही इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट होंगे। इलेक्शन के हवाले से क्या देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल होगी, कि क्या हुकूमत बना पाएगी मुस्लिम लीग नून? इसमें भी कोई दो राय नहीं, मैं कहूँ न कहूँ हमें नुकसान बहुत हुआ है हुकूमत में आने से। पूरी उम्मीद है मिलकर ही नताइज मिलेंगे। जनरल इलेक्शन में ये पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट करे तो बेहतरीन नताइज उसके सामने आ सकते हैं। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के पोजीशन के हवाले से कुछ कोई है ऐसी कि वहाँ पर आप समझते हैं हालात ठीक हैं? सिक्योरिटी के हालात वाकई लोगों में इस तरह सोच फिक्र है, कई वाक़यात भी हुए, आप हमारी सवात वगैरह से लेकर वही तक जाए
तो इस तरह वाक़यात भी रिपोर्ट हुए लोगों के सामने। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि इन हालात में अमन के हवाले से सबकी मौक़िफ़ में एक जैसा होना चाहिए और अमन तरजीह 1 होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए। और बलूचिस्तान की वजारत आला या म्यूजिकल चेयर का खेल, वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। इत्तेहादी जमातें और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान वज़ीर आला से नाराज हुए तो मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने अपोजिशन को हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में एक बार फिर सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। इत्तेहादी जमातें और BAP के कुछ अरकान वज़ीर आला बलूचिस्तान से नाला हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने अपनी डूबती हुकूमत बचाने के लिए ओपोजिशन का सहारा ले लिया। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने जमीयत उलमा इस्लाम फे को हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी। हुकूमत ने हमें दावत दी है, इसमें बाकायदा मिल बैठ के हमने एक मीटिंग की है और हमने जहाँ तक हुकूमत में शामिल होने की जमा से इजाज़त थी वो हमें मिल गई है। तो जिस हैसियत से हमने हुकूमत में शामिल होना है उसी के मुताबिक हमने पूरी तफसील वज़ीर आला साहब को दी है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अपोजिशन रुकन असम्बली नसरुल्लाह ज़ेरे हुकूमती दावत से महरूम है। कहते हैं न ही हमें हुकूमत में शामिल होने की दावत दी गई और न ही हमने सोचा है। अपोजिशन के तौर पर हम अपना किरदार असम्बली में भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह अदा करते रहेंगे। नहीं, मुझे तो अब तक जो है ना कोई मुझे दावत नहीं दी गई है और ना हमने सोचा है कि हम हुकूमत में जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान फार्मूला तय पा गया। 3 वजारतें और 1 मुशीर जमीयत उलमा इस्लाम फे के पलड़े में आने के इम्कानात हैं। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, क्वेटा। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अपने जिले पर नवाजिशात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात को डिवीजन बनाने के बाद कमिश्नर भी तैनात कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, दानिश मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, किसको तैनात किया गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सियालकोट को नजरअंदाज करके, बैनुल-अक़वामी शोहरत वाले शहर को नजरअंदाज करके गुजरात को सबसे पहले डिवीजन बनाया गया और अब उसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर कमिश्नर की तैनाती कर दी गई। कमिश्नर की बाकायदा तौर पर नई पोस्ट तैयार करके उस पर जो है वो वज़ीर आला के ऑफिस में ही स्पेशल सेक्रेटरी जो तैनात थे अहमद कमाल मान को कमिश्नर गुजरात डिवीजन जो है वो तैनात कर दिया गया है। महकमा SNGA की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर ये वाज़ेह किया गया है कि ये नई असामी तैयार की गई है, नई जो पोस्ट क्रिएट करके इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो अहमद कमाल मान को जो है वो कमिश्नर गुजरात उनको कमिश्नर तैनात कर दिया गया है। अपडेट करें आप, बेहद शुक्रिया आपका। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मकरू प्रोपेगेंडे में मसरूफ भारतीय अकाउंट्स का पर्दा अमरीकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने फाश कर दिया। ट्विटर ने जहर उगलने वाले हजारों भारतीय अकाउंट्स बंद कर दिए। तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ कहते हैं कि सरहद पार बैठे दुश्मन ने साइबर ब्रिगेड बना रखी है जो मुसलसल साजिशों में मसरूफ है। साइबर मुहाज पर भारत को एक और पसपाई। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे का भांडा फूट गया। इस बार मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने। दिल्ली से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स में खुद को कश्मीरी जाहिर करके झूठ उगलते रहे। ट्विटर पर पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाते रहे और मकबूजा कश्मीर में अमन के झूठे दावे करते रहे। नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने तो पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार करते रहे, लेकिन पस मंजर में उनकी साइबर फोर्स पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें घड़ती रही। ट्विटर ने 24 अगस्त को चोरी पकड़ी और हजारों भारतीय अकाउंट्स बंद कर दिए। इस शर्मनाक हरकत पर सोशल मीडिया पर भारत से बाज़ाब्ता माफी मांगने का मुतालबा भी होने लगा है। साइबर डिवीजन है जो इंडिया में काम कर रहा है, इंडियन आर्मी का, जिसमें कोई 5000 के करीब लोग हैं जिनका डेली काम ही यही है कि उन्होंने पाकिस्तान, चाइना और पर्टिकुलरली पाकिस्तान आर्मी को जो है वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे लोगों को और आर्मी को आपस में पिच करना है डिफरेंट इश्यूज को उठाकर। गुज़िश्ता बरस यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब ने भी भारत को रंगे हाथों पकड़ा था।
एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ मेरे बयानिए को आगे लेकर चलते हैं, ना ही पार्टी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। इमरान खान सीनियर रहनुमाओं से नाराज, खुद को दुरुस्त कर लें। इमरान खान का क़यादत को पैगाम। और पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आलमी मालियाती इदारों को कर्जों की अदायगियां मुअत्तल कर देनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने तजवीज़ दे दी। मुल्क भर में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि मजीद 1700 मकानात को नुकसान पहुंचा है। NDMA की जानिब से जारी ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 15 बच्चे, 2 ख़वातीन और 3 मर्द जान की बाजी हार गए हैं। उनमें से 17 अमवात सिंध और 3 बलोचिस्तान में हुई हैं, जिसके बाद हालिया सैलाब से मजमूई हलाकतें 1596 हो गई हैं। सबसे ज़्यादा 724 अमवात सिंध, 306 खैबर पख्तूनख्वा और 304 बलोचिस्तान में हुई हैं, जबकि मुल्क भर में सैलाब के बाइस ज़ख्मियों की तादाद 12,863 है। मजमूई तौर पर 8,04,998 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 12,11,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है, जबकि मुल्क भर में 13,074 किलोमीटर सड़कों और 392 पुलों को भी नुकसान पहुँचा है। सैलाब से 10,40,735 मवेशी भी हलाक हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद और हिमायत पर जापान से इज़हार तशक्कुर। जापानी सफ़ीर ने सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के लिए पाक फौज की कोशिशों को काबिल तारीफ करार दिया है। आर्मी चीफ से जापानी सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक जापानी सफ़ीर ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख और जाबाहक अफराद के अहलखाना से ताज़ियत की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली में हमारे आलमी शराकतदारों की मदद अहम होगी। और पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आलमी मालियाती इदारों को कर्जों की अदायगियां मुअत्तल कर देनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने तजवीज़ पेश कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के मुसव्वदे में तजवीज़ किया गया है कि पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान के साथ कर्जों में रिलीफ के लिए बातचीत करे, ताकि मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले बहरान को ख़त्म किया जा सके। याददाश्त UNDP रवां हफ्ते पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करेगा, जिसमें कहा गया है कि कर्ज दहिंदगान को कर्जों में रिलीफ पर गौर करना चाहिए, ताकि सैलाब मुतासिरा इलाकों की बहाली में मदद मिल सके। और अब ये खबर कि सिंध के कई सैलाबज़दा इलाकों से अब तक पानी की निकासी ना हो सकी। मच्छरों की बहुतात और ताफुन से हज़ारों अफराद बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। मुतादिद देहात में मुतासरीन ने अब तक इमदाद ना मिलने का शिकवा किया। सिंध में बारिशों और सैलाब के बाद पानी लोगों के लिए वबाले जान बन गया। कई शहरों और देहात में कीचड़ और ताफुन से बीमारियां फूट पड़ी हैं। सखर में 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन बेशतर शहरी और देही इलाकों से बारिश का पानी न निकाला जा सका। मच्छरों की बहुतात ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लोग गंदे पानी और कीचड़ में रहने पर मजबूर हैं। रोहड़ी में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग अब तक बेयारो मददगार बैठे हैं। मकीन तिब्बी सहूलियात समेत तमाम तर इमदाद से महरूम हैं। जैकबाबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। तहसील गढ़ी खैरों के 50 से जायद देहात का ताहाल बड़े शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। उधर टंडो अलयार के एक गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मरीजों को मुआयने के बाद मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। दादू खैरपुर नाथिन शाह में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फलाही तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कराची की एक फलाही तंजीम ने गुज़िश्ता रोज 1000 से ज्यादा खानदानों में खुश्क राशन बैग्स भी तकसीम किए। चेयरमैन PTI इमरान खान के वसीम अकरम प्लस की एक और नाअहली सामने आ गई है। आवाम से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के लिए करोड़ों रुपए वसूल किए, लेकिन नंबर प्लेट्स फराहम ना की। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, नंबर प्लेट फराहम करने के हवाले से पंजाब असम्बली की एक रिपोर्ट जो है जो जमा करवाई गई वो सामने आई है, जिसके मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के जो वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार
उनकी एक और नायाबी सामने आई है और बुज़दार हुकूमत ने गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के लिए महकमा एक्साइज जो है वो करोड़ों रुपए अवाम से लिए, लेकिन 3.5 साल ये नंबर प्लेट जो है ये फराम नहीं की गई और उस्मान बुज़दार की हुकूमत में अवाम को 16 लाख जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स है वो फराम नहीं की गई और ये एक बड़ी नाकामी है क्योंकि 3.5 साल में करोड़ों रुपए लिए गए, अवाम की जेब से निकाले तो गए लेकिन को रिलीफ के फराम किया गया और आज की सूरत हाल है कि अभी तक अवाम जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है और इसी तरह डेडलॉक जो है वो बरकरार है। बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी। बहरास आपको लिए चलते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, वो आपको दिखाते हैं। Boys, girls and those who have been badly affected, to console them and provide them some relief. But I'm here to tell the world what happened with us and with our people. It has been a result of unprecedented cloudburst induced by climate change. Therefore, it's none of our doing or our making. Our carbon emission is less than 1%. To be very exact, it's 0.8%, which is one of the lowest in the world. But we are rated as one of the most vulnerable countries. I mean, probably the first 10 countries, the most vulnerable. And in these days, 33 million people have been affected. 1,500 people died, including 4 children. Standing crop on 4 million acres all washed away. 1 million houses completely damaged, and hundreds and thousands partially damaged. How will this change the conversation at COP27 and your leadership at the G7? Well, I've spoken to leaders here yesterday and today. I was very happy to meet Secretary General today again, who visited Pakistan and saw this calamity with his own eyes. And he said, Prime Minister Sharif, it is unbelievable. I mean, he is a man who has been dedicating his life for humanitarian cause for many years. He said he has never seen this kind of climatic situation in his life, and the entire country looked like sea flowing all over the provinces of Pakistan. Will this change the loss and damage debate? Yes, most definitely. Yesterday and today, leaders have touched this subject in their speeches. President Biden, I'm very grateful to him. He spoke about Pakistan and Pakistan's plight. Other leaders, President Tayyip Erdogan, President Macron, and many other leaders have discussed and openly said that Pakistan never needed support and help more than ever before at this point in time. And this shows the intentions and sincerity of global leaders. But I think it should come very fast, because time is running and we are racing against time. Waterborne diseases, 3 million children exposed to these threats, malnutrition, diseases, temperatures, and all kinds of exposures, they are facing. And elderly people, they need blankets, they need food, children need baby food. Has the world done enough? What more can be done? What they've done is commendable, but it is far from meeting our needs. We cannot, do it alone. We cannot, cough out resources from our own pocket, which are already insufficient to meet our, pressing needs of ordinary life. We need additional funds. The loss is $30 billion, the first estimate. So I think unless
the world comes out with billions of dollars of support for relief, for rehabilitation, for building infrastructure, resilient infrastructure, adaptation in agriculture, in housing, things will not come back to normal. And I need to put our economy back on trail. I need to put our millions of people back in their homes, busy again with the ordinary life in agriculture, in industry, and getting jobs back. What are you telling international players looking at Pakistan right now, because there's a lot of concern about the debt obligations also coming up? Yep, exactly. We are going to have debt obligations next month and month after. And, are you going to be able to make that? We have requested Secretary General today. We have spoken to European leaders and other leaders to help us in Paris Club, to get us moratorium, relief. Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawning gap between our ask and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly at lightning speed. Otherwise, time and tide wait for none. Debt swaps, debt suspensions, are those in discussions right now? In the shape of epidemic. It is waiting for us. Please help us in avoiding this disaster. If God forbid that happens, then all hell will break. Who's helping you right now? We know that a lot. You have very friendly countries, especially. All hell will break, I'm telling you. How comfortable are you with your foreign commitments to China, for example? They're 30% of your external debt. Well, I think yes, Paris Club needs to give us moratorium, and once that is done, we will most definitely request our Chinese friends, and we have spoken to IMF, we have spoken to World Bank to arrange programs for immediate relief for these millions of people. It's very important. Please tell me, how on earth do you expect from us that we have just signed IMF agreement with very tough conditionalities? That means every month we have to tax petroleum, we have to tax electricity, and yet rehabilitate millions of people who are shelterless, rebuild their houses and send them back to the work in agriculture, in the industry, and start producing. How can that happen? You're talking about taxing petroleum as well. Can this happen? Prices continue to soar. Oil, food. Killing inflation, imported inflation. Because of tension around the world, oil prices have gone to a level which I had never imagined in my remotest imagination. It touched $120. Now it is hovering around $90 We're hearing that some of that cargo is also being diverted to places like Europe that are thirsty for energy. Are you seeing that happen on the ground? What's gas the impact? Gas is not available now. We invite tenders. There's nothing in the tenders because gas is all purchased by Europe. And if we are not able to provide gas to warm people's houses during winter, and their stoves and their workplaces, universities and medical institutes, we'll be in deep trouble. We'll have more diseases, God forbid deaths. Does this the developed world expect from us, or they want to really extend their helping hand Mr. Prime come Minister, to our rescue? What do you think of buying oil from Russia? Well, we have. I've spoken to Russian President Putin about the availability of gas, and he has promised me that he will most definitely look into this. There is no such commitment as yet, but we are also talking to them to buy wheat because there was shortage of wheat last year, and this year the land is not going to be ready
for wheat sowing. So we'll have to, import additional tonnage of wheat, which is going to cost fortune, and further add on our foreign exchange, very, very scarce resources. All this put together is a nightmare. Also because the Pakistan rupee is on a free fall right now. And a lot of it also coming from political uncertainty with your former Prime Minister Khan now asking for elections. What's the government going to do? Well, the country needs unity, harmony, reconciliation, peace with each other, brotherhood, fraternity. And I'm all for this. Our coalition government, I'm heading this coalition government. I have articulated this time and again today, before your cameras and talking to you. I would like to convey to all my friends in Pakistan, let's join hands together, let's unite, let's bury our differences, and let's discuss politics some other time. Today is the time to come together and serve the suffering humanity and our brothers and sisters, get them out of water and put them in safe places, and pitch tents, put them in the tents, provide them with blankets, with medicine, with food, baby food. My appeal to all my Pakistani brothers and sisters, let's rise above our likes and dislikes. Let's bury our hatchet and let's move forward. And this is equally true about international community. My appeal to them, that please do hand holding for Pakistan. Today we have become victim of this climate change induced torrential rains. Tomorrow it could be somebody else victim of this. Do we want this, or do we want to stop this? Mr. Prime Minister, just finally, before I let you go, on that sentiment of unity, are we going to see any efforts from your administration on normalizing ties with India? Most definitely. I mean, we are neighbors. We're there to stay forever till this world is in place. I mean, the point is that if we are neighbors not by choice, we are there to stay forever. So it's up to us. The choice is ours to live like peaceful neighbors, or neighbors who keep on fighting with each other every now and then. I don't think this is an option. The only option is that have peace, so that we can save our resources to feed our people, promote education, health. But that can come once we start talking to resolve our relations, to resolve our issues, problems. Kashmir is number one on the table. And if India wants to talk to us on that count, we are ready. But it takes two to tango. वज़ीर-ए-आज़म ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया। ये कहना था कि सैलाब के बाइस कर्जों की वसूली मुअत्तल की जाए, रिलीफ ना मिला तो मईशत की बहाली मुहाल हो जाएगी। आलमी रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली में किरदार अदा करें। बारिशों और सैलाब से 1500 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।